हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th एंड 9th ऑफ मई के करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो 8 और 9 मई के करेंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने वीकली सीए अटेंड किया होगा, क्विज अटेंड किया होगा और अच्छा स्कोर भी किया होगा। सो लग जाते हैं हम तैयारी में। आने वाले सेशन में हम फिर से नया क्विज देखेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों के लिए हिस्ट्री के टू द पॉइंट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर हमने एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर डिस्कशन किया था। सारी की सारी बैटल्स वहाँ पर डिस्कशन की हैं। इसके अलावा जो भी ट्रिटी हुई है, जैसे कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, या जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कौन गवर्नर था, कौन जीता, कौन हारा, क्या हुआ, वो सारी बातें वहाँ पर डिस्कस की हैं। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम 8 और 9 ऑफ मई के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा 7 ऑफ मई, यहाँ पे 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। बट अकॉर्डिंग टू द बंगाली कैलेंडर जो 25 ऑफ बैसाख होता है, मतलब 9 ऑफ मई को जो है यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। तो हमको बस इतना याद रखना है कि 7 ऑफ मई को जो है वो जन्म हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। तो हम 7 मई को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। 1861 में 7 ऑफ मई में इनका जन्म होता है। और इन्हें कई सारे फेमस नेम्स हैं, जैसे कि गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। इन्हें बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। ये साथ ही साथ ये पहले इंडियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर की फील्ड में 1913 में, 1913 में। है ना, गीतांजलि इनकी बहुत ही फेमस रचना है। और महात्मा गांधी जी को महात्मा टाइटल देने वाले भी कौन थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे मैंने उनकी उनकी जो बायोग्राफी है, उनकी जो कथा है, उनके जीवन परिचय मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वो आपको सेपरेट हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हीरो ऑफ द इंडिया करके जो सीरीज़ है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बात करेंगे 8 ऑफ मई। 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं, जिसे हम रेड क्रिसेंट डे भी कहते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रेड क्रॉस के जो फाउंडर रहे हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी 8 ऑफ मई को होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है? तो आंसर हो जाएगा हेनरी डूनेट जो है वो रेड क्रॉस के फाउंडर हैं। इसलिए हम 8 मई को रेड क्रिसेंट डे मनाते हैं। 1948 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे थीम क्या है? तो थीम देखेंगे, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, यहाँ पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम है। तो थीम थोड़ा सा याद रखेंगे। अच्छा, 8 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे है विच इज़ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर होता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाले प्रोटीन्स हैं या हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी क्वांटिटी जब हमारे शरीर में कम हो जाती है तो वो थैलेसीमिया का शिकार हम हो सकते हैं अगर हम सीवियर कंडीशन में पहुंचते हैं। सो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 ऑफ मई को मनाया गया। इस दिन को 1994 से मनाया जा रहा है और यहाँ पर वी अवेयर, शेयर एंड केयर यहाँ पर थीम थी। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट डे थे। आइए कुछ पर्सन्स के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले ये हैं स्पेन के खिलाड़ी जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज एक टेनिस प्लेयर हैं और स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मैड्रिड ओपन 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है और ये इनका 10th नंबर का टाइटल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो टेनिस प्लेयर है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने मेन सिंगल मैड्रिड ओपन का टाइटल जीता है। अगर मैं वीमेन सिंगल के बारे में बात करूं तो वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है आर्याना सबलेंका ने जो है वीमेंस मैड्रिड ओपन का टाइटल जीता है, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो आपको इनका नाम, इनकी कंट्री याद रखनी है। चलिए, यहाँ पर अब दो प्लेयर्स के बारे में और बात करते हैं। ये है विद्या रानी देवी। विद्या रानी देवी एक वेट लिफ्टर है और इन्होंने रिसेंटली 55 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ठीक है, इंडियन वेट लिफ्टर विद्या देवी रानी हैज़ वॉन द सिल्वर इन द वीमेंस 55 kg कैटेगरी एट द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 55 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही थी वो साउथ कोरिया में हो रही है। तो गोल्ड किसको मिला? तो गोल्ड मिला है
चैन गुआनलिंग जो कि चाइना की वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये तो हो गई 55 केजी कैटेगरी में बात। अब यहाँ पे बात करेंगे जेरेमी के बारे में। जेरेमी लाल रिंगुआगा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में 67 केजी कैटेगरी में। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। अभी तो ये चैंपियनशिप चल रही है, पूरा हो जाए उसके बाद हम मेडल टैली देख लेंगे। ओके, अब बात करेंगे कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़ एंड डिफेंस की न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहली बात है इंडिया का पहला एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पर ओपन किया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा? तो चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इंडिया का पहला एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ओपन किया है 8 मई को चंडीगढ़ में राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अब ये जो एयरफोर्स हेरिटेज है, इसके बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे जब इनॉग्रेशन चल रहा था उसी फंक्शन में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा है, सेंटर फॉर साइबर ऑप्स एंड सिक्योरिटी। अब ये जो हेरिटेज सेंटर है, बेसिकली यूथ को इनकरेज करना है कि भाई इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करो, अपना करियर जो है वो इंडियन एयरफोर्स में बनाओ। इंडियन एयरफोर्स ने जिन जिन भी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है, वॉर में पार्टिसिपेट किया और अपना रोल प्ले किया है, वो सारी चीज़ों को वहाँ पे रखा गया है। फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स का जो आप कह सकेंगे एक पेटेंट एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स कानपुर 1, जो कि विंटेज प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट है, उसी को भी यहाँ पे रखा गया है। ये जो फ्लाइंग मशीन, इसको डिज़ाइन किया गया था 1958 में, और इसको मतलब जो यहाँ पे प्रोटोटाइप तैयार किया गया था, और किसने इसको इनॉग्रेट किया था, मतलब लॉन्च किया था, डिज़ाइन एंड बिल्ड बाय एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह ने 1958 में। ठीक है, चंडीगढ़ के बारे में अच्छा मैंने एक ना वीडियो बनाया है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, मैं बना चुकी हूँ उस वीडियो को, अपलोड अभी नहीं हुआ है। ब्रिटिश एरा, पोर्चुगल एरा, डच, डेनिश एंड फ्रांसीसीज एरा में, मतलब यूरोपियन कंपनी जब हमारे देश में थी उस समय कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने है ना, कई सारी बिल्डिंग्स का फॉर्मेशन हुआ, जहाँ से क्वेश्चन पिछले 5 सालों में आए हैं। अगर आपके पास ज़रा सा भी टाइम है, मैं 5 साल छोड़ो, आप CGL के पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से, जो कि ब्रिटिश एरा में बने थे, है ना। चाहे वो इंडिया गेट का क्वेश्चन हो, विक्टोरिया हॉल का, विक्टोरिया टर्मिनल का क्वेश्चन हो, है ना, विक्टोरिया मेमोरियल का क्वेश्चन हो, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वहाँ पे मैंने ब्रिटिश एरा के समय के जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट है, जैसे कि चार्ल्स कोरिया, उन सब के ऊपर भी वहाँ पे डिस्कशन किया। बहुत जल्दी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ आपको चंडीगढ़ के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया है कि चंडीगढ़ एक प्लान सिटी है बेसिकली, और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। चलिए अगली बात करेंगे, फर्स्ट फार्मा पार्क टू बी बिल्ड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो आपकी बुंदेलखंड के एरिया में आती है ना, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वहाँ पे फार्मा पार्क बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड में सेटअप किया जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 1500 हेक्टेयर की ज़मीन भी दे रही है, और ये ज़मीन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दी जाएगी। और एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट जो है 1560 करोड़ 1560 करोड़ रुपए का ये पूरा डेवलपमेंट का वर्क होगा, और उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्क तैयार हो जाएगा। अगर मैं पहला मेडिकल डिवाइस पार्क के बारे में बात करूँ, तो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। इसके लिए भी 350 एकड़ की ज़मीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दी है ना, गौतम बुद्ध नगर में। और उत्तर प्रदेश को इसके लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी मिला है। जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था ना फरवरी में, उसमें इस पर्टिकुलर पार्क को बनाने के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। यहाँ पे जी किशन रेड्डी जी हैं, इनॉग्रेट PM जन औषधि केंद्र। इन्होंने रिसेंटली PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। कहाँ पर किया है? सिकंदराबाद में। अब ये PM जन औषधि केंद्र क्या होता है? तो बेसिकली अफोर्डेबल रेट में, मतलब कम से कम कीमतों पे हेल्थ केयर और से जनरेटेड जो भी आपकी डिवाइस हैं, किट्स हैं, मेडिसिन हैं, इसके अलावा आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, है ना, वो सब यहाँ पर मिल सकती है। जेनरिक मेडिसिन के लिए, कॉमन लोगों के लिए लो कॉस्ट पे ये जन औषधि केंद्र होते हैं। PM भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर काम करती है। 2008 में हमने PM भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी, और वापस से इसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम 2015 में किया गया था। ठीक है,
चलो नेक्स्ट बात करते, कुछ समय पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा जो है वो लिथियम का रिजर्व हमको मिला था। फॉर द फर्स्ट टाइम भारत में लिथियम के रिजर्व को खोजा गया था, वो भी कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि लिथियम एक बहुत की कंपोनेंट होता है, हमारी बैटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हमको जो रिजर्व फाउंड हुआ था ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा राजस्थान में हमको लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं। जम्मू एंड कश्मीर के बाद अब लिथियम के डिपॉजिट हमको कहाँ मिले हैं, देगाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। और ऑफिशियल्स जो हैं उनका कहना है कि जो लिथियम रिजर्व हमको मिला है ना जम्मू एंड कश्मीर के बाद यहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान का जो लिथियम रिजर्व है वो जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में कई ज़्यादा बड़ा है, और लगभग 80% इंडिया की डिमांड को ये लिथियम रिजर्व जो है वो फुलफिल कर सकता है। तो नया लिथियम डिपॉजिट हमें कहाँ डिस्कवर हुआ है, राजस्थान में। पहली बार कहाँ हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बॉर्डर हार्ट के बारे में। अभी बॉर्डर हार्ट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात समझ में आ रही होगी कि बॉर्डर एरिया में, दो देशों के बीच के बॉर्डर में कोई ऐसा हार्ट लग रहा होगा जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती होंगी और लोग वहाँ से परचेजिंग वगैरह करते होंगे, बिल्कुल वैसा ही है। बॉर्डर हार्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इनॉग्रेटेड एट भोलागंज इन सिलहट। तो सिलहट के भोलागंज में भारत और बांग्लादेश के बीच में चौथा बॉर्डर हाट का आयोजन किया गया है। ये चौथा नंबर का बॉर्डर हाट यहाँ पे तैयार किया गया है। इसके पहले ऑलरेडी 3 करंटली फंक्शनिंग जो है बॉर्डर एरिया में आपको बॉर्डर हाट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे वेडनेसडे और सैटरडे को यहाँ ये हाट ओपन रहता है। इसमें 26 स्टॉल जो होंगे वो भारत के होंगे, 24 जो होंगे वो बांग्लादेश के होंगे, और जो भी प्रोडक्ट होगा वो ड्यूटी फ्री होगा। ठीक है, पहली बार बॉर्डर हाट का इनॉग्रेशन जो है वो 2011 में किया गया था। ठीक है, वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में और कुरीग्राम इन बांग्लादेश में। द ओपनिंग ऑफ बॉर्डर हार्ट ऑफ भोलागंज ऑन द बॉर्डर बिटवीन द सिलहट इन बांग्लादेश एंड द ईस्ट खासी हिल ऑफ द मेघालय वॉज ग्रीटेड विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म बाय पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, तो ये चौथे नंबर का आपका बॉर्डर हार्ट सिलहट डिवीजन में खोला गया है। पहला 2011 में ओपन किया गया था। चलिए अब यहाँ पे एक मूवी के बारे में बात करते हैं। किरण रिजिजू लॉन्च द ट्रेलर ऑफ द फर्स्ट टैगिंग लैंग्वेज फिल्म। तो टैगिंग भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर जो है वो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। किरण रिजिजू जो है वो यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, नई दिल्ली में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, पिक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पहली फिल्म है, ये पहली फिल्म है जो कि टैगिंग लैंग्वेज में है। टैगिंग लैंग्वेज जो है वो टैगिन कम्युनिटी के द्वारा बोली जाती है, और ये कम्युनिटी जो है वो अपर सुबसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और ये लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो पहली ऐसी फिल्म है जो पूरी तरीके से टैगिंग लैंग्वेज में ही तैयार की गई है, इसको बनाया गया है, और इसी का ट्रेलर जो है वो लॉन्च किया है। बेसिकली जो ये कम्युनिटी है उसका रिच हेरिटेज, क्विजीन, कल्चर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, और इसके डायरेक्टर जो है वो तपन नतम है। अगर मैं इस टैगिंग कम्युनिटी के बारे में बात करूं तो ये टैगिंग कम्युनिटी घासी मीरी ट्राइब है, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इन लोग कुछ फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, जैसे कि सी धोनी फेस्टिवल बनाया जाता है इनके द्वारा। सी का मतलब होता है अर्थ एंड धोनी का मतलब होता है सन। ठीक है, इसके अलावा इस कम्युनिटी के एक बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम है तापी मारा। तापी मारा जो है वो फर्स्ट एवरेस्ट क्लाइंबर भी है इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से। तो टेंजिंग कम्युनिटी या टैगिंग कम्युनिटी आपको याद रखनी है, इनकी लैंग्वेज में पहली फिल्म बन के तैयार हुई है जिसको किरण रिजिजू ने अभी लॉन्च किया है। चलिए अब बात करते हैं 14th नंबर के पीटर्सबर्ग डायलॉग के बारे में। तो रिसेंटली 14वें नंबर का पीटर्सबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज हुआ है बर्लिन जर्मनी में, और इसको होस्ट कौन कर रहा था, जर्मनी भी कर रहा था, और यूएई के द्वारा भी इसे होस्ट किया गया। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 है उसका भी होस्ट कौन है, यूएई है। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए मुद्दों पे यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस वो भी यहाँ पे शामिल थे, और उन्होंने कहा कि मतलब क्लीनिंग अप economy of the development country by breaking their fossil fuel addiction and driving decarbonization in every sector। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमारा जो एडिक्शन है, हम जो फॉसिल फ्यूल को हर एक जगह पे हर एक सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, हमको फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को कम करना है, और हमको कोशिश करनी है कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स को ही यहाँ पे यूज़ करें जिससे कार्बन का एमिशन कम हो सके, और हमारा जो टारगेट है कि 1.5 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग पाथवे पे हम काम कर सकें। नहीं तो अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होगा, तो इसका
डायरेक्टली इम्पैक्ट सभी देशों पे तो आएगा ही, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती हैं जो कि कार्बन एमिशन सबसे कम ही करती हैं और उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि COP15 जो 2009 में हुआ था और उसमें कहा गया था कि 100 बिलियन पर ईयर आपको यहाँ पे डिलीवर करना है, तो जो कंट्री हैं वो ऑन ट्रैक पे हैं, ये बात भी यहाँ पे कही गई। 2023 इज़ द ईयर फॉर द ग्लोबल स्टॉक टेक। अब ये क्या है ग्लोबल स्टॉक टेक? तो देखो, जब हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट 2015, आई थिंक आपको याद होगा, तो पेरिस एग्रीमेंट जब साइन किया गया था 2015 में, तब से ये पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में बात हो रही है। ये स्टॉक टेक क्या करता है? ये पीरियडिकली रिव्यू करता है कि कौन सा कंट्री ग्लोबल मतलब क्लाइमेट एक्शन के लिए किस तरीके से काम कर रहा है ना। ये ग्लोबल स्टॉक टेक ईयर का यही मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्टिव पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं। ये रिपोर्ट जो है वो सितंबर 2023 में रिलीज की जाएगी, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी थर्ड इंडिजीनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास? 15B क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है, थर्ड इंडिजीनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, जिसको रिसेंटली इंडियन नेवी में लाया गया है, इसका अभी सी ट्रायल कंप्लीट हुआ है, उसका नाम क्या है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे INS इम्फाल। INS इम्फाल जो है वो थर्ड इंडिजीनियस मतलब मेड इन इंडिया स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, ठीक है। ये INS इम्फाल जो है वो थर्ड शिप है विशाखापट्टनम क्लास की, और इसे तैयार किया है मझगांव डॉक लिमिटेड ने। तैयार किसने किया है? मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। अब वीज़ा के बारे में बात करते हैं। वीज़ा इंट्रोड्यूस CVV फ्री पेमेंट फॉर टोकनाइजिंग कार्ड इन इंडिया। अच्छा, आप लोग ने ये जो हमारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, उसमें आप लोग ने एक नंबर देखा होगा विच इज़ CVV नंबर। कई बार हम जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमें इंसर्ट करने बोला जाता है कि हम CVV नंबर जो है कार्ड में प्रिंट होता है वो हम वहाँ पर लिखें, है ना। उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन डन होते हैं। तो अब यहाँ पे वीज़ा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है कि आप CVV आपको डालने की, इस कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कोड के बिना ही आप अपना फ्री पेमेंट कर सकते हैं इंडिया में विदाउट द नीड ऑफ द CVV नंबर। लेकिन ये केवल डोमेस्टिक पर्पस या डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए है। आप इस कार्ड को, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है, आप उसको CVV फ्री नंबर या CVV से फ्री होकर आप पेमेंट कर सकते हैं, बट ओनली इन डोमेस्टिक लेवल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब CVV नंबर या दूसरा कोई नंबर जो कार्ड में प्रिंट है वो जब डाला जाता है तो सिक्योरिटी को थ्रेट भी होता है कई बार, है ना। कई बार ये हैकिंग वगैरह भी हो जाती है, इसलिए एक स्पेशल टोकनाइज नंबर यहाँ पर एक यूनिक कोड ट्रांजेक्शन के लिए आपको 2 अलग अलग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में जनरेट करके दिया जाएगा, है ना। इसलिए आपको कार्ड के ऊपर की कोई भी डिटेल इसमें ट्रांजेक्शन में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। टोकनाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ सिक्योरिटी प्रोसेस दैट रिप्लेस सेंसिटिव डेटा विथ यूनिक कोड कॉल्ड द टोकन। मतलब कार्ड में जो भी डेटा है उसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जब आप ट्रांजेक्शन करोगे तो 2 स्टेज में आपका ऑथेंटिकेशन होगा और एक यूनिक कोड जनरेट होगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो उस कोड का, जैसे कि OTP हम कुछ समय के लिए जनरेट होता है ना, लाइक दिस, तो आप उसका यूज़ करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो वीज़ा ने ये फैसिलिटी शुरू की है जिसके कारण यहाँ पे साइबर अटैक और फ्रॉड से बचा जा सकता है, ठीक है। अगली बात करते हैं, जापान टू ट्रेन 1000 इंडियन इंजीनियर्स फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये बात तो हमको पता है कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहली हमारी बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि 508 किलोमीटर की होगी, है ना। जिसका 348 किलोमीटर तो आपका कहाँ होगा? गुजरात में। 156 किलोमीटर जो होगा महाराष्ट्र में, और कुछ रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो दादर नगर हवेली में आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अहमदाबाद से ये मुंबई आपका पहला बुलेट ट्रेन तैयार हो रहा है ना। 12 स्टेशन इसके लिए सेटअप किए जा रहे हैं। ओके, ये सारी बातें तो हमको पता है, लेकिन भाई ये बुलेट ट्रेन चलाएगा कौन? चलाने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए कोई पार्ट ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो इंजीनियर्स को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसलिए जापान और इंडिया के बीच में MOU साइन किया गया है कि जापान जो है वो 1000 इंडियन इंजीनियर को ट्रेन करेगा, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा फॉर हाई स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 64th राइजिंग डे ऑफ BRO। अभी रिसेंटली 7 मई को 64th नंबर का राइजिंग डे बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन का सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। BRO का काम आप सभी को पता है कि जो भी बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाना है या फिर कोई ब्रिज बनाना है, तो ये सारा काम जो है वो BRO करती है। इसके अलावा यहाँ पर BRO सेंट्रिक सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इसको भी लॉन्च किया गया। साथ ही साथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रोजेक्ट दंतक को अप्रिशिएट किया। तो प्रोजेक्ट दंतक के बारे में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चर्चा कर दी है तो वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत 24 अप्रैल को 1961 में हुई थी और इसका काम क्या है, जो बॉर्डर एरियाज है ना उनमें रोड बनाने का काम बेसिकली दंतक प्रोजेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, अगली बात करेंगे आईएनएस मगर। क्रोकोडाइल का ही एक प्रजाति होता है ना मगर, आप लोगों ने सुना होगा। सो आईएनएस मगर डीकमीशन्ड इन कोची। तो 36 ईयर्स की सर्विसेज देने के बाद आईएनएस मगर को डीकमीशन कर दिया गया है कोची से। आईएनएस मगर जो है वो मगर क्लास का एम्बिशियस वॉरफेयर वेसल है जो कि अब डीकमीशन किया जा रहा है इंडियन नेवी से। इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड कोलकाता के द्वारा तैयार किया गया था और 1984 में इसको कमीशन किया गया था। ठीक है ना, और ये लगभग 5600 टन्स डिस्प्लेसमेंट कर सकता था, 125 मीटर का था, है ना। ये बातें हमको नहीं देखनी, आपको बस इतना याद रखना है कि आईएनएस मगर को रिसेंटली डिकमीशन किया है। इसको कमीशन 1984 में किया था और किसने तैयार किया है, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ मैट्रेसेस वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। फिर पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है जिनका नाम है बाबर आजम। ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 5000 रन को ओडीआई में अचीव किया है सबसे तेजी से। असेंचर बोर्ड के द्वारा अजय विज को एमडी अपॉइंट किया गया है असेंचर का और इन्होंने रेखा एम मैनन को रिप्लेस किया है। रेखा एम मैनन जो है वो असेंचर में एज अ एमडी पिछले 20 सालों से काम कर रही थी। तो अजय जो होंगे वो असेंचर के नए एमडी होंगे। इसके अलावा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक नया ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है स्टार्ट। तो स्टार्ट प्रोग्राम किसका है, इसरो का है। तो स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको स्टार्ट किसने लॉन्च किया और स्टार्ट का फुल फॉर्म, बस दो बातें यहाँ पे समझनी है। ठीक है, चलो अब यहाँ हेडलाइन तो मैं नहीं आज ऐड कर पाई, तो आपको हेडलाइन जो है वो मिल जाएंगी, है ना। आज खुद से बना लीजिए, नहीं तो मैं डेली तो प्रोवाइड करा ही देती हूँ। अब अंत में हम बात करते हैं, कुछ रिवीजन क्वेश्चन है कि 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, तो मेघालय में इसका इनॉग्रेशन किया गया। कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। जो आपका मैरी लेवॉन क्रिकेट क्लब है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, तो मार्क निकोलस बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, मार्क निकोलस। ठीक है, नेक्स्ट है बीएफआई बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली हाई कोर्ट ने किसे अपॉइंट किया है टू कंडक्ट इलेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं वी कृष्णा भट्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रिसेंटली डायमंड लीग जीत ली है। इन्होंने 88.67 मीटर का थ्रो किया था। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि ये चैंपियनशिप कहाँ हुई, दोहा कतर में। कहाँ पर, दोहा कतर में हुई। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, हमने 7 मई को बनाया। इसकी क्या थीम थी, तो थीम हो जाएगी यहाँ पे Athletics for all, a new beginning. Option C is the right answer. This is the question of the day. Bihan Mela is the annual festival celebrated by the Kond tribe in which state? तो Kond tribe के द्वारा बिहान मेले का आयोजन किया जाता है। ये ट्राइब आपको कहाँ पर मिलेगी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। जो भी आपका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा और रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।